मोशन चैप्टर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा, व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। ठीक है, सो मोशन, व्हाट इज मोशन? When a body changes its position with respect to time, then the body is said to be in motion. So, एक बॉडी अभी इस पॉइंट पे है, एट पॉइंट ए, कुछ टाइम के बाद ये बॉडी अपना इस पोजीशन को छोड़ के एक पर्टिकुलर पोजीशन, लेट अस कंसीडर कि बी है, यहाँ पे आके वो रीच किया एट सम टाइम, सपोज मान लेते हैं 5 सेकंड के बाद एक बॉडी यहाँ से यहाँ आया, तो 5 सेकंड पहले एक पोजीशन ए था, विथ टाइम ये पोजीशन बी में पहुंचे, तो ये क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे टाइप के मोशन, ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, ये अपना टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ बॉडी Changes its position. व्हेन ए बॉडी Changes. changes its position with respect to time, with respect to short form में लिखा, with respect to time, then the body is said to be in Motion. then the body is said to be in motion। ठीक है, so similar to this, इसका उल्टा, अभी एक बॉडी रेस्ट पे कब होता है, यानी कि When a body changes its position with respect to time, then the body is said to be rest. Said to be in rest. when a body does not changes its position, changes नहीं, does not changes its position, ठीक है, ये Motion का उल्टा. हाँ देखो एट पॉइंट ए है, ठीक है, उसका इनिशियल पोजीशन ए है, टाइम बढ़ रहा है 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी सेकंड के बाद उसका अगर फाइनल पोजीशन भी यही हुआ, ठीक है, यही अगर हुआ मतलब अभी ये अपना क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वैसे टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, Motion is in rest. मतलब वैसे टाइप को बॉडी को क्या बोलते हैं, द बॉडी इज एट Rest. इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अगर सेम है, टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो चलता ही जाएगा। तो ऐसे टाइप के मोशन को या फिर ऐसे टाइप के बॉडी को क्या बोल सकते हैं, द बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, with respect to time, when the body is said to be, the body is said to be at Rest. ठीक हो गया, कुछ डाउट है इसमें? अभी इसी के साथ अभी देखना होता है कि कौन कौन सा बॉडी मोशन में है, कौन सा बॉडी रेस्ट में है, और ये जो है मोशन और रेस्ट ये पर्टिकुलर एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं उसे। ठीक है, अभी तुम बैठे हुए हो, अभी मुझे देख के लग रहा है कि यू आर एट रेस्ट, क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, तुम्हारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मेरे लिए तुम रेस्ट पे हो, तुम्हारे लिए मैं अभी मोशन पे हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी जैसे यहाँ जाऊँगा देखिए नहीं, टाइम के साथ मेरा पोजीशन चेंज हुआ तो मैं मोशन पे। अभी मान लो कि ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये सन है। अर्थ क्या करता है, सन का चक्कर ऐसे 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 घूमता है, ये अर्थ है, ये सन है। अभी मान लो सुपर पावर मिला तुम्हें, तुम जाके अभी सन पे तुम्हारा घर है, और सन से यह गॉट द एबिलिटी टू सी एवरीथिंग ऑन अर्थ, सब कुछ देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आके खड़े हो, ठीक है, यहाँ से भी देख रहे हो क्या चल रहा है,
ओके, अर्थ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कोई ट्यूशन रूम है, ट्यूशन रूम में कोई एक बच्चा यहाँ पे अपनी चेयर पे बैठा हुआ है। यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड के सामने, टीचर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कुछ टाइम के बाद, लेकिन बच्चा तो बैठा हुआ है। हाँ? टीचर के लिए बच्चा अपना सीट पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए मोशन हो नहीं रहा है कि नहीं। लेकिन अब सोचो तुम ये सब बाहर से देख रहे हो, सन से देख रहे हो, आफ्टर सम इंटरवल, आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के बाद टीचर के लिए ये बच्चा अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन 5 सेकेंड के बाद तुम अगर सन से देखो यहाँ पे, तो अर्थ का पोजीशन चेंज हुआ ना 5 सेकेंड के बाद, ये मूव होके सोच लो यहाँ पे चला गया। तो अर्थ जैसे मूव हुआ, तो अर्थ का अंदर जो भी हो रहा है, जो भी बैठा हुआ है, जो भी है, सब लोग मूव होगा ना 5 सेकेंड के बाद। अर्थ जैसे मूव हुआ, तो ये सारा का सारा ट्यूशन सेंटर में टीचर के साथ स्टूडेंट भी मूव होगा कि नहीं? होगा कि नहीं 5 सेकेंड। अभी ट्यूशन टीचर के लिए तो स्टूडेंट मूव नहीं हुआ, तुम अभी सन से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए तो ये दोनों मूव हुआ ना, तो ये क्या होगा? मोशन। ये मोशन है। ट्यूशन टीचर के लिए ही इज एट रेस्ट, तुम्हारे लिए बाहर से देख रहे हो ना, तो दोनों का दोनों ही मोशन में है। क्यों? क्योंकि अर्थ तो अपना हाँ घूम ही रहा है। तो ये क्या होता है ना, मोशन डिपेंड करता है कि कहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी बस पे बैठा हुआ जो भी पैसेंजर है, एक के आगे एक बैठा हुआ है ना, तो एक पैसेंजर के लिए जो अपने सीट में बैठा हुआ है, ऑब्वियसली अपनी सीट में बैठा हुआ है। अभी एक बस है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सीट्स है, अलग अलग सीट्स में क्या है, जो भी पैसेंजर है बैठे हुए हैं ना। अभी ये जो लास्ट पैसेंजर है और ये ड्राइवर है, अभी ये जो लास्ट पैसेंजर है ना, इसके लिए इसके पहला वाला, इसके सामने जो बैठा हुआ है वो क्या मूव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, अपने सीट पे बैठा हुआ है। इसके लिए इसके सामने वाला पैसेंजर मूव हो रहा है? नहीं हो रहा है। सबका सब एट रेस्ट है ना। अगर मैं मतलब बस के अंदर से देखूं तो सारा का सारा अपनी जगह पर बैठा हुआ। अभी इन लोगों के लिए सारा ही सारा जो भी अपने सीट पे बैठा हुआ है पैसेंजर, एवरीवन इज एट रेस्ट। अभी यही चीज अगर बाहर से कोई अगर ऑब्जर्व कर रहा है, बाहर से कोई अगर व्यूअर ऑब्जर्व कर रहा है, तो बस इज मूविंग ना, बस मूविंग कंडीशन में है। तो इसके लिए ये सब क्या रेस्ट पे है क्या, जो अपने सीट पे बैठे हुए? नहीं, क्योंकि इसका पोजीशन अलग है, बस का बाहर है ना। तो इसके लिए ये सारा कुछ क्या हो रहा है, सारा का सारा पैसेंजर, सारा का सारा इंसान क्या है, पर्सन क्या है, मूविंग कंडीशन में है। तो अभी देखो कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये मैटर करते हैं। अगर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, एवरीवन इज इन मोशन। अंदर से अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो सबका सब क्या है, एट रेस्ट है कि नहीं। तो ये इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, अर्थ के बाहर से, सन से तुमको दिखेगा कि सब कुछ मोशन में है, लेकिन अर्थ के अंदर से अगर तुम देखो तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मिलेगा, या फिर ऑब्जेक्ट इन मोशन मिलेगा। अगर यहाँ से देखा तो कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि अर्थ जो है, अर्थ के अंदर जो भी चल रहा है वो कभी एट रेस्ट पे होगा। मतलब अर्थ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे होगा, क्योंकि अर्थ हमेशा मूव कर रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है बाहर से अगर कोई देखे और बोले कि अर्थ के अंदर कुछ भी एट रेस्ट है। क्यों? अर्थ हमेशा मूविंग कंडीशन में। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसको बोला जाता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन समझ में आया? अभी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और
डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस हम लोग, व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ, ये कितना ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना लेंथ कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। सेम टू सेम पहला वाला जो एग्जांपल था ना मोशन का, अभी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को वो एट ए, 5 सेकेंड्स बाद ऑब्जेक्ट चला गया एट पॉइंट एट पोजीशन बी। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया वो सोच लो 5 मीटर है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कितना पाथ लेंथ कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ covered by a moving object, covered by a moving object। ये कुछ भी हो सकता है, अभी सोच लो, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ। सोच लो ये तुम्हारे घर से स्कूल का रास्ता, यहाँ से यहाँ फ्रॉम A to B ऐसे गया, फिर यहाँ से B to C, C to D, D to E। A to B का डिस्टेंस है मान लो 100 मीटर, अच्छा 100 मीटर छोड़ो, किलोमीटर में कर लेता हूँ, 1 किलोमीटर। B to C है 3 किलोमीटर, फिर C to D भी 1 किलोमीटर ही होगा, और D to E है 2 किलोमीटर। So what is the distance covered by you? कैसे किया? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हो जाए 1 किलोमीटर प्लस 1 3 किलोमीटर प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो टोटल लेंथ हो गया ना, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड 3 + 1 4 5 6 7 किलोमीटर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर ऐसा गया फिर ऐसा गया, कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इसके साथ ही साथ आता है और भी इजी कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट अभी देखो, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत इजी है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट, when a body is covering some path length, and it is always the shortest route from its initial position to the final position, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अभी बताओ इसका इनिशियल पोजीशन क्या था? 1 किलोमीटर। ए। फाइनल पोजीशन क्या है? E 2 किलोमीटर। तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फाइनल, सॉरी फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो A to E का जो भी लेंथ होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का जो भी लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अभी बताओ तो, फ्रॉम A to E, ये पोजीशन A है, ये पोजीशन E है, फ्रॉम A to E इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to E 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर होगा ना। अभी देखो कैसे होगा, दिस लेंथ यहाँ से यहाँ, ये लेंथ इसका बराबर है ना, हाँ, यहाँ से सोच लो यहाँ तक इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दिस 3 BC, तो ये हो गया 3 किलोमीटर। अभी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो लेंथ है, ये कंप्लीटली इसका बराबर है, B का बराबर है, ये कितना है? 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। बहुत इजी है ना। अभी देखो
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बिटवीन और डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये लिखा कि नहीं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लिखा डिफरेंस नहीं लिखा है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन आ गया कि राइट 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तब क्या करना? डिस्टेंस का सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना, व्हाट इज डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का भी डेफिनेशन लिख देना, द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस का भी क्या जीरो हो सकता है? डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अभी सोच लो मेरा ये पोजीशन है, मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है? द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे हो सकता है, जीरो हो सकता है, मूव नहीं कर रहा है, अपना पोजीशन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम, तो डिस्टेंस इज जीरो। अगर एक कदम भी चलाना ऐसा तो भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। अभी ऐसे पीछे अगर आए तो ये क्या नेगेटिव हो गया? होगा डिस्टेंस? नहीं होगा ना, क्योंकि वहां से यहाँ भी तो एक पर्टिकुलर लेंथ कवर किया ना। तो ये भी कुछ ना कुछ तो मेजर होगा इसमें, है कि नहीं? डिस्टेंस कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होते। डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो, डिस्टेंस जीरो और नेगेटिव, डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव, जीरो हो सकता है, कैनॉट बी नेगेटिव। जब से रेस्ट में रहेगा तभी होगा जीरो। हाँ, when the object is at rest, जब रेस्ट पे होगा मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। तब उसको डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस क्या आएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना नेगेटिव हो सकता है। अभी यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि वैल्यू नेगेटिव में आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है? मतलब अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तो इजीली समझ में आएगा, लेकिन याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अभी इसमें क्या हो रहा है देखो, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द मेजर। इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल पोजीशन में जाने से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में गया 5 किलोमीटर हुआ, फाइनल पोजीशन से फिर से इनिशियल पोजीशन में गया, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का बहुत सारा अलग अलग मतलब कंडीशंस है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव थोड़ा समझना है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है ये हम लोग को समझना है। देखो डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस ही है ना, वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ही है। हम लोग तो लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट लेंथ का भी क्या नेगेटिव होता है क्या? लेंथ नेगेटिव होता है। अभी घर से बाइक लेके पापा निकले, ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर किलोमीटर ऑलरेडी वो ओडोमीटर में लिखा हुआ है, मतलब पहले से नहीं होता है। तो अभी वहां से अगर थोड़ा भी 5 सेकंड्स के लिए भी अगर बाइक चलाना तो भी एक डिस्टेंस कवर होगा। उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन का एक लेंथ मेजर होगा ना, वो लेंथ कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वन काइंड ऑफ लेंथ ही है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, तो ये नेगेटिव कैसे होगा? ठीक है, ये नेगेटिव होता है कंप्लीटली मतलब कंडीशन के ऊपर, जिसे मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ग्राफ हमने किया ना, ग्राफ किया ना, तो ग्राफ का ये वाला साइड क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस।
ठीक है। अभी मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है तब उसका जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी पाथ लेंथ कवर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में होगा। ये ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ अगर ऑब्जेक्ट सोच लो, यहाँ से 2 पॉइंट ए गया है, ठीक है, इसका जो भी पाथ लेंथ कवर होगा वो क्या होगा, प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। लेकिन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ, सोच लो एट रेस्ट था ओरिजिन में, अगर यहाँ से यहाँ आया नेगेटिव तो माइनस ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला कि एक ऑब्जेक्ट पहले एक रेस्ट पे था, वो यहाँ से 2 पॉइंट ए गया, ठीक है, पॉइंट ए गया जिसका सोच लो पाथ लेंथ 2 मीटर का था, ठीक है। फिर यही ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी चला गया, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर। 2 मीटर। यहाँ से यहाँ सोच लो कि ये है, क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन है ना, ये माइनस डायरेक्शन में ये सोच लो ये 5 मीटर आ रहा है इस साइड। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, ओरिजिन था, ओ था। इसका फाइनल पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट जाके कहाँ रुका, बी। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या था इसका, बी था ना, फाइनल पोजीशन बी था। अभी ओ से बी तक का जो लेंथ था कितना मिला हम लोग को, 5 मिला। ये कौन से डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, -5, क्योंकि डायरेक्शन मेंशन किया होगा, यहाँ पे क्या लिखना है, -5। ये हो गया हम लोग का फाइनल पोजीशन। हाँ, इसका फाइनल पोजीशन से पहले काम करता हूँ, फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनल पोजीशन है 5, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मेजर किया तो ये -5 होगा। माइनस इनिशियल पोजीशन क्या था, ओरिजिन था, ओरिजिन में क्या था, 0 था, इसका मेजर 0 था, तो अभी माइनस में आया ना, ये मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। ये डायरेक्शन अगर हम लोगों को पहले से बता देता है कि ईस्ट में जाने से पॉजिटिव होगा, वेस्ट में जाने से नेगेटिव होगा, नॉर्थ में जाने से पॉजिटिव होगा, साउथ में जाने से नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर वो सब मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में तभी जाके डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। लेकिन एक्चुअली अगर हम रियलिटी में देखें तो वो भी लेंथ ही है, एंड लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का और एक कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अभी थर्ड कंडीशन है जो कि हम लोगों को समझना होगा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन है, कौन सा मतलब किसको बोला जाता है, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, ये वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ पे खड़ा आ रहा है। यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, SCALER या LAR, स्केलर एंड वेक्टर। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, देखो बहुत इजी है। हम लोग कोई भी सामान या फिर कोई भी यूनिट को, ठीक है, यूनिट नहीं, हम लोग कोई भी चीज को एक्चुअली 2 यूनिट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 यूनिट उसमें चाहिए ही चाहिए, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका पर्टिकुलर वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब ही वैल्यू, मैग्नीट्यूड और यूनिट उसका, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि कोई
क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज चाहिए, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। एक होता है यूनिट। एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है उसका यूनिट। मैग्नीट्यूड को सिंपल वर्ड में हम लोग वैल्यू बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट अभी कैसे क्या है वो समझ लिया। अभी कोई भी दुकान पे गए, दुकान पे जाके आटा लेना है सोचो, जाके दुकानदार को बोलेगा ना कि हमको आटा चाहिए या फिर दाल चाहिए, कुछ चाहिए। दुकानदार पूछेगा कितना चाहिए, तो जाके बोला दो चाहिए। ऐसा होगा क्या? नहीं। उसको समझ में आएगा? नहीं। अरे दो क्या, दो चाहिए, बोला आटा दो चाहिए। तो ये जो दो है ना, दो बोल रहा है, ये वैल्यू है ना, एक हाँ। है कि नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू है। हाँ। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अभी दो के साथ कुछ हम लोग तो लगा के बोलेगा ना, अभी 2 किलो चाहिए या फिर मतलब सर किलो, हाँ। किलोग्राम है सब। किलो चाहिए, किलोग्राम चाहिए या फिर 20 ग्राम चाहिए, कुछ तो चाहिए, यूनिट तो लगा होना चाहिए। हाँ। कुछ भी क्वांटिटी में अगर यूनिट नहीं हुआ तो हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा ना। तो क्या है, चीज क्या है? तो मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, और ये जो केजी है ये क्या है, उसका यूनिट है। ठीक है। अभी तो किसी को बोला मेरा घर से मेरा स्कूल का डिस्टेंस नियर अबाउट 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर बोला ना, या फिर ना 2 किलोमीटर ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, एक प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया क्वांटिटी को कि घर से स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है। अगर सिर्फ किसी को बोला मेरा घर से स्कूल का डिस्टेंस 2 नहीं होगा, है क्या? तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एक साथ जब आया तो क्वांटिटी को डिफाइन करता है। अभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड मैटर करता है या फिर मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। स्केलर में सर मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन होता है। नहीं, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और स्केलर, हाँ, वेक्टर में सर दोनों ही होते हैं ना। वेक्टर में दोनों होते हैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड ये तो होता ही है, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी होता है। अभी इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है। जैसे अभी तक जो हम लोग पढ़ा ना, तो उसमें हम लोग को दो चीज मिला, एक है डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हम लोग देखा कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन का नीड नहीं होता। हम एक बॉडी अभी एट रेस्ट पे है, ठीक है, ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है, मेरा पोजीशन अभी एक पर्टिकुलर पोजीशन, यहाँ से अगर यहाँ भी आया ना तो क्या हुआ, एक थोड़ा डिस्टेंस, पोजीशन चेंज हुआ, डिस्टेंस कवर हुआ, लेंथ कवर हुआ, कुछ ना कुछ, ठीक है, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में चला गया, ठीक है। यहाँ आया तो भी एक डिस्टेंस कवर हुआ, सामने अगर इस तरह से जाऊंगा तो भी एक डिस्टेंस कवर होगा, पीछे भी अगर जाऊंगा ना बैक साइड में तो भी एक डिस्टेंस रही होगी। अभी बोलो कि कोई भी डायरेक्शन में अगर मूव किया ना तो डिस्टेंस तो हमेशा कुछ ना कुछ एक वैल्यू देगी, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर, कुछ ना कुछ तो देगा। इसके लिए डायरेक्शन मैटर करता है, डायरेक्शन डिस्टेंस के लिए, हाँ, डायरेक्शन तो मैटर नहीं करता। कभी हम लोग बोल पाएगा कि नहीं, अगर तुम ईस्ट का तरफ ही चला तभी तुम्हारा डिस्टेंस का एक वैल्यू होगा, ठीक है, अगर साउथ का तरफ चला तो तुम्हारा डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस का मेजर ही नहीं होगा। ऐसा बोल पाएगा क्या? ऐसा बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, कभी नहीं बोल पाएगा। डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करते कि ईस्ट जाओ वेस्ट जाओ, एवरी डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन में आँख बंद करके भी अगर चलूंगा ना तो भी उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेजर होगा ही, है कि नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अभी जो स्कूल से घर से स्कूल का जो डिस्टेंस बताया था ना, ये घर था ऐसा था ना, ए है, फिर यहाँ से यहाँ गया बी, फिर ये सी, फिर डी, फिर ई, ये वाला था।
अभी इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट में देखो कुछ ना कुछ तो एक मेजर हो गया, इसका लेंथ कुछ ना कुछ तो मेजर हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन मैटर करता है या नहीं करता है? डायरेक्शन हाँ करते हैं। करता है ना। अभी हमको बाय डेफिनेशन ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से यहाँ तक का ही जो शॉर्टेस्ट रूट है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अभी सोच लो, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। हमको पता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हमको अगर शॉर्टेस्ट रूट निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन अगर तुम जीत पकड़ के बैठे कि नहीं इनिशियल पोजीशन ये है, लेकिन हम अभी ये नीचे की तरफ आएगा नहीं, हमको डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ दिखाना है, पॉसिबल है? नहीं, हमको यहाँ से नहीं, हम नीचे का तरफ नहीं आएगा, हम लेफ्ट साइड में जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा? फाइनल पोजीशन उसको मिलेगा? नहीं। ना यहाँ पे मिलेगा ना यहाँ पे मिलेगा। अगर इस तरफ से राइट साइड में गया उसको फाइनल पोजीशन मिलेगा? तो ऑब्वियसली उसको जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना, तभी उसको एक फाइनल पोजीशन मिलेगा, तभी वहां से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्शन इज वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर करता है? नहीं। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन इसका तो कुछ ना कुछ तो एक मेजर होगा ना। तो मैग्नीट्यूड तो आएगा, हमेशा मैग्नीट्यूड तो आएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू तो इसका मेजर हो गई। डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड तो मेजर हो गई, कुछ ना कुछ मेजर हाँ, ये तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। डायरेक्शन भी मैटर करेगा, डायरेक्शन भी मैटर करेगा। और हम लोग को पता है जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है उसको स्केलर। तो अभी बताओ डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तीन डिफरेंस हो गया। हाँ। इजी है। हाँ। पहले क्या लिखना है? डेफिनेशन। डेफिनेशन दोनों का लिखो। नेक्स्ट क्या है? बताना है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। और लास्ट में डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इजी है ना? ये नोट्स लिखना है जैसे लिख लो, अगर ये नोट डाउन करना है तो लिख लो आगे से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पीड। स्पीड स्पीड का तो डायरेक्ट है ना, स्पीड का डायरेक्टली हम लोग को फॉर्मूला याद कर लेते हैं। स्पीड डिस्टेंस वेक्टर। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर। इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस हमेशा मीटर में होगा, टाइम सेकंड में। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड। मीटर ये बहुत लंबा वाला लाइन आएगा बीच में ऐसा, और टाइम का ये सेकंड। ठीक, स्पीड में डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ और एक क्वांटिटी होता है वेलोसिटी। सोचो स्पीड अगर डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय, ठीक है। अभी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मान लो एट पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ गए एट पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो मेजर है वो है 100 मीटर। 100 मीटर वो ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको लगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड लगा। अभी पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका स्पीड कैसे निकालना होगा? 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस क्या है? ए टू बी 100, मतलब ये डिस्टेंस हम लोग करेंगे ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100, टाइम कितना है? 10, 0 0 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 10। डिस्टेंस किसमें था? मीटर में था। टाइम किसमें था? सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी ऐसा मान लो वेलोसिटी निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ, ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। फिर वो क्या किया? रिटर्न करके फिर यहाँ पे आया, ठीक है। ए टू बी का डिस्टेंस कितना है? 100 मान लो। बी टू सी का डिस्टेंस कितना है? 50। तो वेलोसिटी के लिए तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को क्या पता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकलता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो लेंथ होगा ना, वही उसका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो इस केस में इनिशियल पोजीशन क्या था? ए था। फाइनल पोजीशन क्या था? सी था। तो अभी ए और सी का जो भी लेंथ है वो कितना होगा? टोटल तुम यहाँ से यहाँ तक पहले जो टोटल वो जो ट्रेवल किया था ना पार्टनर, माइनस फिर यहाँ से यहाँ भी तो आया, रिटर्न आया ना, इसको माइनस करना होगा। तो हम लोग को AC का वैल्यू निकल जाएगा, AB माइनस AC। AB से ये AB है, उससे ये वाला माइनस कर देगा। AB से हम लोग इस वाला पोर्शन को माइनस कर देगा, तो बचेगा क्या? AC बचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज AC। तो 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 15। तो AC का वैल्यू कितना है? 15। तो अगर अभी हमको निकालना है वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना है, क्वेश्चन में दिया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मूविंग बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50 है कि नहीं? अच्छा, टाइम तो मेंशन नहीं किया। अब एक काम करते हैं, टाइम मेंशन कर देते हैं। A टू B जाने के लिए तो चलो उसको लगा 30 सेकेंड, ठीक। फिर B टू C जब आया तब कितना लगा? मान लेते हैं टोटल 30 है ना। हाँ? टोटल पूरा 30 है। B टू C तो 50। तो अभी टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन यहाँ पे देखो। हाँ, टाइम में भी वैसा मत कर देना। टाइम में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ 30 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ 15 सेकंड लगा। तो हमको तो सिर्फ AC का निकालना है। तो AC का क्या होगा? 30 माइनस 15 वो नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। लेकिन जैसा हाँ, इसमें हम लोग को टोटल टाइम लिखना होगा। हाँ, 45 सेकंड, ठीक है। टाइम में वैसा वो शॉर्टेस्ट रूट का वो कॉन्सेप्ट नहीं आता। सिर्फ यहाँ पे टाइम मतलब टोटल टाइम। तो यहाँ पे कितना होगा? 30 सेकंड, फिर B टू C आया 15 सेकंड, 30 प्लस 15 तो ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड। कैंसिल करने से 10/9 तो 1.5
112 मीटर मीटर तो वैल्यू क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए इस तरह से मेजर करना शॉर्टेस्ट टू, लेकिन टाइम के लिए टोटल टाइम का मेजर करना, ठीक है। तब आएगा हम लोग को वेलोसिटी। तो अभी देखो स्पीड हम लोग को मिला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, याद रहेगा। नेक्स्ट आएगा, अच्छा और एक कॉन्सेप्ट बीच में दे देता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग को पता है कि ऐसा यूनिट क्या है, डिस्टेंस हमेशा मीटर में निकलेगा, टाइम हमेशा सेकंड में आना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है मीटर, टाइम का सेकंड, ठीक है। अभी कभी कभी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी दूसरा कुछ क्वांटिटी में दिया जाता है, तो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन में दिया जाता है वो है किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ऐसा यूनिट तो मीटर है, डिस्टेंस का मीटर है, टाइम का सेकंड। तो याद रखना किलोमीटर पर आवर से कोई भी क्वांटिटी को अगर मीटर पर सेकंड में लाना है, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों को 5/18, ठीक है। अभी सोच लो 100 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, इसको अगर बोला इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो सिंपली क्या कर देना है 100 इंटू क्या करना है 5/18 और यहाँ पे मीटर पर सेकंड, कैलकुलेशन जो भी होगा 9/18 और कैंसिल होगा नहीं होगा, 250 डिवाइडेड बाय 9 आफ्टर कैलकुलेशन कितना होगा 18 7 ना 7 23.2 जैसा ही आएगा, 27.2 जैसा मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये किलोमीटर टू किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए हम लोग क्या करना होता है मल्टीप्लाई बाय 5/18। अभी इसका उल्टा, कभी अगर बाई चांस हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया कि जो स्पीड निकालना है या फिर स्पीड अगर निकालना है तो उसको हमेशा या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो हम लोग क्या करना है इससे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं इंटू ही करेगा ना, इसको उल्टा कर देगा 5/18 है ना 18 आंसर निकल जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से मीटर में लाने के लिए 5/18, देखो किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, तो किलोमीटर से बड़ा क्वांटिटी से छोटा क्वांटिटी जा रहा है, इसलिए ऊपर एक छोटा नंबर आएगा, ठीक है, छोटा नंबर आएगा क्योंकि हम लोग छोटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीटर तो छोटा है, छोटा से अभी देखो ये बड़ा जा रहा है मीटर टू किलोमीटर, तो ऊपर हम लोग बड़ा वाला क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बड़ा से छोटा तो छोटा नंबर, छोटा से बड़ा तो बड़ा नंबर, न्यूमरेटर में, ओके। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या है ना, ये एवरेज स्पीडिंग जो है हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मोटर की स्पीड, ठीक है, जनरली ज़्यादातर कब देखा जाता है जब एक्सीडेंट होता है, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, होता है ना इतना स्पीड में, इतना स्पीड में आके टक्कर मारती है, या फिर कैलकुलेशन ऐसा भी होता है कि एक गाड़ी तो नीलू से डिब्रूगढ़ जा रही है, पूरा एकदम मतलब फाड़ के गया एकदम, गाड़ी एकदम स्पीड में गया, कितना स्पीड में गया बहुत बोलो
80 का स्पीड में चला रहा है, 80 का स्पीड में एकदम इतना घंटा में डिब्रूगढ़ पहुंचा दिया, ऐसा होता है ना। तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ से डिब्रूगढ़ जब जाएगा ना तो हाँ तेज चलाएगा, लेकिन बीच बीच में रास्ता का कंडीशन का ऊपर बात है। रास्ता में अगर खड्डा हुआ तो ब्रेक तो मारेगा ना, हाँ? उसका स्पीड चेंज होगा कि नहीं, हाँ? फिर सामने अगर कोई इंसान आ गया, अगर बाइक आ गया, गाड़ी हो गया, उसको भी उड़ा के जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। अपना बोले स्पीड एकदम मेंटेन किया हो, 80 किलोमीटर पर आवर तो 80 किलोमीटर का स्पीड में ही जा रहा है, नहीं देख रहे आगे क्या गड्ढा आ रहा है, ना क्या आदमी आ रहा है, ना गाड़ी आ रहा है, सब पूरा उड़ा के जा रहा है, गड्ढा में घुस के जा रहा है, गाड़ी टूट जा रहा है, फिर भी उसका स्पीड मेंटेन किया हो, ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड है ना, तो स्पीड में क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको ज़्यादा एक्सपांड नहीं करते, इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एट पॉइंट ए है, ए टू बी गया एक ऑब्जेक्ट, 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर बी टू सी गया 1 सेकेंड में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी गया 2 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी बोला कि टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकाला, तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर, टोटल ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, क्या होगा, 5 प्लस 3 से 8 प्लस 2 इज 10, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 2.5। तो ये क्या होगा, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड ठीक है, ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का एक तो मतलब बुक में जो दिया हुआ है वही हम लोग करेंगे या फिर वही करेंगे। उसमें क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इससे भी ज्यादा अच्छा ये होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अभी एट पॉइंट ए वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट काम होता है। यहाँ पे देखना होगा कि इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय स्मॉल ए, फाइनल वेलोसिटी गिवन बाय, क्योंकि ये 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या है, मतलब मिडिल, एवरेज, ठीक है। कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वन टाइम, मतलब एक ही वैल्यू को बराबर हिस्सा में बांट देना, बराबर हिस्सा में बांट देना। अभी देखो तो कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। अभी जैसे तो ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब u प्लस v/2 ये आएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अभी जैसे हम बोला कि यहाँ पे 2 क्यों है, अभी सोच लो v minus u/t, वो तो दूसरा है, वो तो एक्सेलरेशन है। अभी सोच लो कि अभी 3 सब्जेक्ट का मार्क्स तुमको मिला, आउट ऑफ 100 80 मिला, सब्जेक्ट ए में आउट ऑफ 100, दूसरा में मिला 85, आउट ऑफ 100 दूसरा 80 मिला, इसका मतलब 85 लिखते हैं, ठीक है। अभी बोला कि इन तीनों सब्जेक्ट के एवरेज निकालो, तो एवरेज में कैसे निकालना पता है, इनिशियल प्लस फाइनल। नहीं, इसमें इनिशियल फाइनल नहीं आएगा, तो फिर एक छूट जाएगा,
यहाँ पे हम तुमको ये 2 और 3 का हम 2 से डिवाइड क्यों किया, 3 से डिवाइड क्यों किया? अभी तीनों सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है ना, मतलब मीडियन, मतलब तीनों को अगर बराबर हिस्सा में बांटा, टोटल मार्क्स को तीन बराबर हिस्सा में बांटा तो कितना आएगा? तो ये क्या आएगा? सबसे पहला मार्क्स कितना 80, सेकंड वाला मार्क्स 85, तीनों को हम लोग को प्लस करना होगा, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट कितना है? 3 सब्जेक्ट है, 3 बराबर हिस्सा में डिवाइड करना है, तीसरे यहाँ पे 3 है, तो इसको प्लस करके जो भी आएगा डिवाइडेड बाय हिस्सा करना, कितना 85 प्लस 85 170, 175 80 250 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 83 पॉइंट कुछ एक आएगा, ठीक है, 83.32 ऐसा कुछ आएगा। तो ये हो गया अगर हम लोग एवरेज सबका देखा तीनों का, तो कितना आएगा? 83.3333 ऐसा है। तो ये हो गया हम लोगों का एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से, तो v इज इक्वल्स टू s बाय t। एक फॉर्मूला यहाँ पे मिला, एक फॉर्मूला भी हम लोगों को ये मिला एवरेज वेलोसिटी। हाँ, ये सब फॉर्मूला है, कुछ भी आ सकता है यहाँ से। एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? हाँ, एवरेज वेलोसिटी को क्या? एवरेज वेलोसिटी को तो ऐसा v लिखा रहता है, नीचे में a भी लिखा रहता है शायद, v, ठीक है, ठीक है। तो अभी हो गया ये सब का सब, ये जो है ना ये दोनों का दोनों फॉर्मूला है, इसको लिखो, इसको लिखने के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ और 2 फॉर्मूला ऐड हो गया ना, क्या क्या? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू s by t, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा अगर साइंस लेके आगे पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लो कि अच्छा, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी में मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, नहीं, डिवाइडेड बाय टाइम बाद में। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब साइंस में रेट या फिर पर यूनिट टाइम, यहाँ पे और एक लिखा था ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो साइंस में रेट और पर यूनिट टाइम का मतलब है डिवाइडेड बाय t, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक्सीलरेशन का मतलब होगा एक्सीलरेशन पर यूनिट टाइम मतलब डिवाइडेड बाय टाइम इन 1 सेकंड मतलब, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब दोनों ही केस में डिवाइडेड बाय t आएगा। एक्सीलरेशन को हम लोग a से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये आ गया हम लोगों का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन क्या होता है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बाय हार्ट करके इसका ऊपर हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो सब सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन चेंज कैसे होता है, अभी इसके लिए कंसीडर कर लेंगे कि ये एक टॉय कार है, ठीक है। एक्सीलरेशन में तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी काम करता है। तो ये कार कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फ्रंट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अभी एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, वो हमको समझना होगा।
इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर्टिकुलर एक टॉय कार पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहे हैं। हम आगे क्या किया ना, इस डायरेक्शन में आगे क्या किया, उसको फोर्स पूरा उसको एक्सीलरेट कर दिया, कम हो गया। इसका क्या होगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा ना। जैसे मान लो कि ये एक टॉय कार नहीं है, एक गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी, कोई ड्राइवर चला रहा है इसको, ये क्या किया, एक उसको खाली रास्ता आगे दिखा, वो अपना एक्सीलरेशन पूरा दिया, तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हुआ। अभी एक्सीलरेशन कौन सा डायरेक्शन में है, फ्रंट डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तब जाके क्या होता है, एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन निकल के आता है। नेक्स्ट, अभी यही टॉय कार है, इसलिए पर्टिकुलर वेलोसिटी से फ्रंट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हम क्या करें, इसको अभी पीछे का डायरेक्शन में इसको खींच दिए, तो इसका वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा, माइनस नेगेटिव होगा, घटेगा, मतलब इसका स्पीड घट जाएगा ना, यानी कि एक्सीलरेशन जब उल्टा डायरेक्शन में होता है तब उसका स्पीड घट जाता है। जैसे भी मतलब मूविंग कार में जैसे ब्रेक मारता है ना, वो स्लो डाउन होता है, तो उसमें एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में हुआ, एक्सीलरेशन अगर इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो ये 2 पॉइंट लिखना होगा, 2 पॉइंट अभी लिखना होगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर in the same direction, then acceleration is positive, ठीक है। Similar to this, when velocity and acceleration are in the opposite direction, then acceleration is क्या होगा, नेगेटिव। इसको लिखना MCQ आ सकता है, बोलते हैं। यहाँ पे और एक कंसेप्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्लास 11-12 में भी आता है। जैसे हम लोग जैसे कैच खेल रहे हैं बॉल लेके, हाँ, बॉल को इधर से थ्रो किया, ठीक है, इसका करंट पोजीशन ये था, इसको थ्रो किया ऊपर का डायरेक्शन में, तो बॉल यहाँ से यहाँ से गया, इसका वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर से ऐसा मारा था, जैसे गाड़ी को इधर से धक्का मारा था, तो इसका एक्सीलरेशन भी कौन सा डायरेक्शन में होगा, ऊपर का डायरेक्शन होगा, क्यों पता है, अभी देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन बॉल अगर एक्सीलरेशन से ऊपर नहीं जाएगा, हाँ, स्ट्रेट लाइन। देखो बॉल क्या होता है, एक पॉइंट में जाके फिर रिटर्न आता है, उसके ऊपर तो नहीं जाता है, नहीं, क्यों ऐसा होता है, हम लोग क्या उसको खींच रहे थे, हम लोग तो मारा ऊपर, ग्रेविटी, ग्रेविटी काम करता है ना, ग्रेविटी क्या करता है, उसको नीचे का तरफ खींच रहे हैं, मतलब उसको सेम डायरेक्शन में उसको जाने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो होगा ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशनल चैप्टर में मिलेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, उल्टा डायरेक्शन में काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि देखो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दो अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो जब बॉल ऊपर का डायरेक्शन में जाएगा ना, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, विल बी नेगेटिव। अभी बॉल ऊपर जाने के बाद फिर से क्या होगा, नीचे का डायरेक्शन में आएगा ना, आएगा। अभी वेलोसिटी ऊपर से नीचे का डायरेक्शन में काम कर रहा है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर से नीचे का डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक्सीलरेशन भी ऊपर से नीचे का डायरेक्शन में काम कर रहा है, ग्रेविटी तो खींच ही रहा है अपना तरफ,
एक्सीलरेशन की ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जब बॉल ऊपर जाता है तब एक्सीलरेशन होता है नेगेटिव, जब बॉल ऊपर से नीचे आता है तब एक्सीलरेशन होता है पॉजिटिव। ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा, ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा, इसीलिए हम ये करा देते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना और ये दोनों पॉइंट्स को भी लिखो। अगर पूरा ड्रॉ करना है तो ये भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है स्लोप का। ओके, व्हाट इज स्लोप? अभी ग्राफ जैसे हम लोगों ने किया है ना क्लास 9 के दूसरे चैप्टर्स में, जैसे मैथ्स के चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3, उसमें हम लोग को ये जो डायरेक्शन मिलता है, राइट हैंड साइड वाला डायरेक्शन बेस का, ये मिलता है एक्स, ठीक है, और ऊपर का जो डायरेक्शन मिलता है वो होता है वाई। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक, सिर्फ इसी दो एक्सिस को लेकर हम लोग यहाँ पे समझ लेगा कि क्या होता है एक्चुअली। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है स्लोप। अभी स्लोप क्या है? ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है y अपॉन एक्स। ठीक है, y अपॉन एक्स का मतलब होता है स्लोप या फिर y बाई एक्स। अभी इसी स्लोप से हम लोगों को पता लगता है कि ये जो ग्राफ बना ना, ये किसका ग्राफ बना है? ये क्या मतलब स्पीड का ग्राफ है, वेलोसिटी का ग्राफ है? इसी स्लोप से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का अलग अलग पॉइंट में कितना स्पीड होगा, ये सब भी हम लोग इस स्लोप से कभी कभी आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो अभी बेसिक सा चीज़ है, तो बेसिक चीज़ को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा एक कोई एक ग्राफ बना, ठीक है, अलग अलग पॉइंट में अलग अलग इसका अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसका पॉइंट बना, और पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ऐसा टाइप का एक लाइन हम लोगों को मिला। ठीक है, अभी मान लेता है कि ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को दिखा रहा है, और ये जो वाई एक्सिस है ये डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो अभी स्लोप का मतलब क्या है? y बाई एक्स। स्लोप का मतलब है y अपॉन एक्स। अभी देखो y एक्सिस में कौन सा मेजरमेंट दिया हुआ है, कौन सा क्वांटिटी दिया हुआ है? डिस्टेंस। तो y की जगह पर यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है? x है। अभी x एक्सिस में कौन सा क्वांटिटी है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो कुछ एक हम लोग को मिला ना पहले, है कि नहीं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या था? स्पीड था ना। तो यानी कि ये वाला जो स्लोप बना है ये किसका स्लोप बना है? ये स्पीड का स्लोप बना है। ठीक है, इसका जो स्लोप बना है ये बना है स्पीड का। समझ में आया? अभी अगर ये डिस्टेंस की जगह यहाँ पर अगर वेलोसिटी होता है तो हम लोग का यहाँ पे स्लोप क्या बनता है बताओ तो? ये यहाँ पे वेलोसिटी है। अभी स्लोप इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी जो है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा कुछ फॉर्मूला मिला था क्या? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम तो ऐसा नहीं मिला। हाँ, एक फॉर्मूला मिला था, ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा मिला था ना? ये किसका फॉर्मूला था? ये था एक्सीलरेशन का। अभी यहाँ पे देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, है कि नहीं? अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग वेलोसिटी होगा, डिफरेंट टाइम में अलग अलग वेलोसिटी यहाँ पे मेजर हो रहा है। तो अभी क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग इसको वेलोसिटी बाय टाइम को ना, हम लोग इसको चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ले सकते हैं।
समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अभी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मतलब ये क्या था? ये एक्सीलरेशन का था ना। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखने को मिल जाता है ना, तो हम लोगों को समझ जाना है कि ये जो स्लोप बना ना, वो किसका बना? वो एक्सीलरेशन का बना। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि स्लोप कितना इंपॉर्टेंट है। स्लोप हम लोगों को बता के दे देगा कि कौन सा ग्राफ कौन सा क्वांटिटी के लिए बना है। ओके, अभी इसका जो स्लोप है, स्लोप का एक्चुअल जो मेन फॉर्मूला है वो ये होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। दो अलग अलग पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है और उनका रेशियो जो होता है ना, उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है यहाँ से, हम यहाँ पे आगे जाके कर लेंगे कैसे क्या करना है। अभी इसको तो नोट डाउन करना है, ये भी नोट डाउन करना है। बाकी यहाँ पे ग्राफ को अगर समझना है ना, ग्राफ को समझने के लिए 4-5 पॉइंट्स होगा, 5 कंडीशन है, उसको बाय हार्ट कर लेना। बाय हार्ट करने के बाद बाकी हम उसको आसानी से समझ लेंगे। एकदम अपन को देख के पता चल जाएगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, अभी कैसे क्या होगा वो हम लोग समझ लेते हैं। उसके पहले एक मोशन थोड़ा मिस आउट हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझाने से पहले मुझे एक चीज थोड़ा समझाना था, वो था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड हो रहा है, या फिर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इक्वल टाइम में एक्सीलरेशन इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो वो सब जो मोशन है ना, वो सब मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन जैसे when a body travels equal distance in equal interval of time, then a motion is said to be uniform। है कि नहीं? अभी एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग टाइम पे ट्रेवल करो। ठीक है, A to B गया 2 सेकेंड्स में, 2 सेकेंड्स में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में इससे डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर। ठीक है, सो A to B गया 2 सेकेंड्स में, B to C गया 2 सेकेंड्स में, C to D गया 2 सेकेंड्स में। तो 2 सेकेंड्स का इंटरवल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, मतलब इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। एक्सीलरेशन भी वैसे होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन भी एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी अगर बॉडी मूव कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसा मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मतलब एक्सीलरेशन, वैसा एक्सीलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा ऐसा बनता है। देख लो तो यहाँ पे ये सोच लो, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है ना, डिस्टेंस टाइम। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस और ये टाइम। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, ये ओरिजिन है, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, इस तरह से ये सब टाइम है। और यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लिया था ना, ये 4 हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 8, नेक्स्ट हो जाएगा 12, नेक्स्ट हो जाएगा 16, इस तरह से कंटिन्यू। इनिशियल पोजीशन में इसका क्या होगा? 0 सेकेंड में 0 डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। 2 सेकेंड में ये 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, नेक्स्ट 2 सेकेंड में मतलब और नेक्स्ट 2 सेकेंड में यानी 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? और 4 मीटर, मतलब ऑलरेडी 4 मीटर मूव कर चुका है, तो और 4 मीटर जाएगा तो कहाँ आएगा? इसका पॉइंट 8 पे। फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड पे, यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड पे नेक्स्ट 4 मीटर और भी मूव करेगा, है कि नहीं? तो 8 मीटर का तो था वो बॉडी, फिर वहाँ से और
4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि 6 सेकंड में वो 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो अभी देखो तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा लाइन इधर उधर आए, लेकिन प्रॉपरली अगर स्केल पेंसिल से ग्राफ पेपर में मेजर किया जाए तो एकदम स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, मेरा यहाँ पे शायद थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो ऐसा मोशन हमेशा इस टाइप का कांस्टेंट, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें, इस पर्टिकुलर टॉपिक। इसी का उल्टा होता है नॉन यूनिफॉर्म। आप लोग बुक भी देख लेना, बुक भी देख लेना, बुक में भी ऐसा एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform. तो ऐसा मान लेते हैं, जीरो सेकेंड में ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। 0 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट मूव किया 0 मीटर, तब 0। 2 सेकेंड्स में वो मूव किया 1 मीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स यानी कि 4 सेकेंड्स में वो मूव किया सोचो 3 मीटर। फिर 6 सेकेंड्स में ये मूव किया 4 मीटर। ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे एंटायर चेंज करना होगा, क्योंकि 0 फिर 1 3 ऐसा आ रहा है ना, तो 1 मीटर का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितना तक लिया? 10 7 8 9 10। 0 मीटर में ये 0 अपना उसका पोजीशन जो था वो ऑरिजिन का। 2 सेकेंड्स में कितना गया? 2 सेकेंड्स में 1 मीटर में। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना मीटर मूव किया? 3। तो 4 सेकेंड्स में कितना जाएगा? ये 3 जाएगा। 6 सेकेंड्स में कितना गया? 4। 6 सेकेंड्स में गया ये 4। 7 सेकेंड्स में 10। 7 सेकेंड्स में ये चला गया 10। ठीक है, फिर मान लेते हैं 8 सेकेंड में ये आ गया 5 मीटर। तो 8 सेकेंड में ये आ गया यहाँ पे 5। इसका ग्राफ है तो कैसा बन रहा है? ऐसा 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 फिर ऐसा। ठीक है, मतलब अगर उल्टा एक्चुअली ये बाद में समझेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ है जो समझने का जैसे बाद में समझेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो ग्राफ है ना, ये स्ट्रेट नहीं बन रहा है, ये थोड़ा कर्व टाइप का बन रहा है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है नो डाउट, लेकिन इसमें थोड़ा कर्व टाइप का बन रहा है। उस जैसा यूनिफॉर्म में जैसे स्ट्रेट बन रहा था, इसमें स्ट्रेट नहीं बन रहा है, इसमें कर्व बन रहा है। तो ऐसे टाइप के मोशन में जहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो वैसे टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ताकि हम लोग ग्राफ में समझ आए ना, इसलिए ये पहले दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग स्लोप को कैसे समझना है। स्लोप के लिए 4-5 चीज मैं आपको यहाँ पे भी 4-5 ग्राफ बना के दिखा दूँगा, उसको बाय हार्ट करना है। बाय हार्ट जैसे करोगे ना, बाय हार्ट करने के साथ ही साथ समझाऊंगा डेफिनेटली। आप लोग देख के कोई भी बता सकोगे कि ये कौन सा ग्राफ है, ये कैसे, मतलब किस चीज़ का ग्राफ है, देख के ऐसे बता दोगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। अभी ये वाला जो 5 यहाँ पे बना के रखे हैं, ये जो ग्राफ बना के रखे हैं, अच्छा यहाँ पे उल्टा हो जाएगी, सिंगल बना दिया तो ऐसा होगा। ये जो 5 ग्राफ हैं, इसको बाय हार्ट कर लेना, जो समझा रहा हूँ जैसा समझा रहा हूँ इसको बाय हार्ट कर लेना। बाकी स्लोप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पानी पानी है। ठीक है, अभी देखो
पहला ऑब्जर्वेशन ये है, पहला केस ये है, अगर कोई भी स्लोप इस तरह से बनता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और ये स्ट्रेट लाइन जाके ओरिजिन को काट रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन जाके ओरिजिन को काट रहा है, तो ऐसा स्लोप हमेशा, इसका स्लोप जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, याद रखना। अभी क्या है, ऐसा अगर ग्राफ दिख गया कहीं पे भी, ऐसा अगर स्ट्रेट लाइन दिख गया, तो याद रखना है कि स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कैसे होता है, वो एग्जांपल के थ्रू हम लोग आगे समझेंगे। अभी नेक्स्ट, ये जो ग्राफ है, ये अभी हमने देखा था ना, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का था, ऐसा कर्व टाइप का होता है। तो अगर ऐसा टाइप का कहीं पे भी ग्राफ दिख गया, और तो ये क्या है, इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज होने का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसा करके ऐसा होता है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ना वो चेंज होगा, ठीक है। इसमें क्या था, स्लोप कांस्टेंट था, इसमें स्ट्रेट लाइन था, ये यूनिफॉर्म मोशन का था स्ट्रेट, तो ये स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। ये नॉन यूनिफॉर्म का है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ये चेंजिंग। अभी याद रखना, ये चेंजिंग में ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट जो थर्ड वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ऐसा टाइप का अगर कहीं भी दिख गया ग्राफ, तो इसका स्लोप हमेशा याद रखना, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, ओके, जीरो। अभी कैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ऐसा कोई ग्राफ बना विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ऐसा टाइप का स्लोप क्या होता है, स्लोप का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, याद रखने का चीज है। नेक्स्ट, ऐसा अगर डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, जो कि उल्टा आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ऐसा जा रहा है, इसका स्लोप हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप। अगर उल्टा बन रहा है स्लोप, तो ग्राफ अगर उल्टा बन रहा है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग को कंपेयर करना होगा, देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा जो लाइन बना है, कौन सा स्लोप है, किसका स्लोप का वैल्यू ज़्यादा होगा। अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, जिसका एंगल जितना बड़ा उसका उतना स्लोप का वैल्यू, जिसका एंगल जितना बड़ा उसका उतना स्लोप का वैल्यू। सबसे कम एंगल किसका है, नीचे वाला का है, यानी कि स्लोप सी। सबसे ज़्यादा किसका है, स्लोप ए। तो यहाँ पे जो स्लोप ए होगा वो ग्रेटर देन, ऑब्वियसली ए का जो स्लोप होगा वो बी से बड़ा होगा, ग्रेटर देन स्लोप बी। स्लोप बी जो होगा वो ग्रेटर देन स्लोप सी, ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी है। तो ये 4-5 ग्राफ को अपने को याद करना है, बाय हार्ट करना है, और बाकी का जितना भी टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। एक चीज याद कर लेना, और एक इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, अभी उसको सीखना होगा, ये सब तो नोट डाउन करना ही करना। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा, और बाकी तो ये सब लिखा ही हुआ है फॉर्मूलास। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है, एक है b इज टू यू प्लस ए टी, फिर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक था 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन, फिर t क्या है टाइम, और s क्या है डिस्टेंस, ठीक है। ये 3 को बाय हार्ट करना। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग को ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करना होगा, ठीक है। तो
इसके लिए ये सारा कुछ जो चीज़ है ये बाय हार्ट करना भी। और कुछ अगर समझ में नहीं आए क्लास में पूछ लेना, या फिर वीडियो को भी देख लेना। वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आए तो क्लास में पूछ लेना।